नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बीमा हो तो ऐसा। बीमा की दुनिया में आज सबसे ज्यादा चर्चा यूलिप्स की है। पहले यूलिप्स को बीमा और निवेश का बेहतरीन कॉम्बिनेशन बताया जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इस साल बजट में यूलिप्स में बदलाव हुआ है। अब 2.5 लाख रुपए से अधिक वार्षिक प्रीमियम वाले यूलिप को कैपिटल एसेट्स माना जाएगा और उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, यानी बीमा पर टैक्स। दूसरी तरफ बीमा कंपनियां भी अब यूलिप से दूरी बनाकर नॉन यूलिप प्रोडक्ट्स पर ज्यादा जोर दे रही हैं। तो सवाल यह है, क्या निवेशकों को भी अपना रुख बदल लेना चाहिए? क्या यूलिप्स अब भी फायदे का सौदा है या सिर्फ खर्च? बीमा हो तो ऐसे में आज इसी पर हम गहराई से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए ऑन द शो हम क्या बात करेंगे। देखिए, यूलिप्स पर टैक्स, निवेशक अब क्या करें, क्या ऑप्शन उनके पास है, इस पर बात करेंगे। यूलिप्स में निवेश और कमाई पर आखिरकार कितना असर पड़ने वाला है? नई व्यवस्था में कितने बदल गए हैं यूलिप्स? जो नई व्यवस्था आई है इससे यूलिप्स कितने बदल गए हैं और कंपनियां यूलिप्स से क्यों आखिरकार दूरियां बना रही हैं, क्यों डिस्टेंस बना रही हैं, क्यों इसे कंसीडर नहीं कर रही? बीमा और निवेश को एक साथ रखने में क्या आखिरकार नुकसान है? तो देखिए, नुकसान के बारे में भी हम गहराई से आज अपने इस प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं। अब यूलिप खरीदने वाले एक निवेशक की कहानी आपको दिखाते हैं, जिसे नए नियमों के बाद बड़ी उलझन का सामना करना पड़ा। जयपुर के अमित ने 2019 में एक यूलिप में निवेश किया था। उन्हें बताया गया कि ये बीमा और निवेश दोनों देगा और मैच्योरिटी पर टैक्स भी नहीं लगेगा। लेकिन नए नियमों के बाद उनकी पॉलिसी अब सेक्शन 10(10)(d) में छूट के लिए योग्य नहीं रह गई। इसका मतलब मैच्योरिटी पर मिलने वाला रिटर्न अब टैक्सेबल होगा। दूसरी तरफ पिछले 2 साल में उनके फंड ने सिर्फ मामूली रिटर्न दिया। अब अमित के मन में सवाल है, क्या प्रीमियम जारी रखें, सरेंडर करें या नॉन यूलिप प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट हो जाएं? आज के शो में अमित जैसे कई दूसरे निवेशकों के सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, तमाम मुद्दों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और आपको हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं हमारे गेस्ट के साथ। हमारे साथ हैं मिडास फिनसर्व के डायरेक्टर पंकज रस्तोगी जी, जिन्हें पॉलिसी एनालिसिस, प्रीमियम स्ट्रेटेजी और बीमा निवेश प्रोडक्ट्स में लंबा अनुभव है और जो ग्राहकों को सही विकल्प चुनने में मदद भी करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका द बोनस पर। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। जी सर। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि यूलिप्स के नए टैक्स नियमों ने कई बीमा ग्राहकों के मन में जो कंफ्यूजन इस समय जो पैदा कर दी है, ये नए नियम आखिरकार क्या हैं? लोगों को इसे कैसे समझना चाहिए? उनकी पॉलिसी टैक्सेबल है या नहीं है? बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत सारे इन्वेस्टर्स में भ्रम है कि यूलिप में क्या बदलाव आया और किसके ये टैक्सेबल हो जाएगी या टैक्स फ्री है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। मैं आपको बड़े सिंपल लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ। वर्ष 2021 में के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि अगर कोई भी इन्वेस्टर 2.5 लाख या उससे कम अगर इन्वेस्टमेंट करेगा यूलिप में, तो अंडर सेक्शन 10(10)(d) सारी मैच्योरिटी टैक्स फ्री रहेंगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 2.5 लाख या उससे कम वैल्यू की यूलिप अगर करेंगे 2021 के बाद, तो आपकी सारी जो मैच्योरिटी है वो टैक्स फ्री रहेगी। अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा प्रीमियम देते हैं 2021 से के बाद, यानी अगर आप कोई फ्रेश पॉलिसी लेते हैं मार्च 2021 के बाद, तो आपकी और उसकी वैल्यू एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, वो टैक्स फ्री नहीं रहेगी। तो ये बदलाव 2021 में आया था। उसके बाद 2021 से के बाद इस साल बजट में माननीय फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने क्लैरिफाई किया कि कई लोगों को ये भ्रम था कि अच्छा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा कि शॉर्ट टर्म आएगा। ठीक है, तो इस बार बजट में उन्होंने साफ फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर 2.5 लाख से ज्यादा प्रीमियम देता है कोई इन्वेस्टर, तो मार्च 2021 के बाद अगर कोई पॉलिसी ली है 2.5 लाख से ज्यादा प्रीमियम है, तो सारा मैच्योरिटी जो है उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 12.5%। तो इसका मतलब है अगर आपकी पॉलिसी 2021 से पहले की खरीदी हुई है तो सारी मैच्योरिटी टैक्स फ्री है, चाहे आप उसमें 50,000 का प्रीमियम दे रहे थे
या आप 10 लाख का प्रीमियम दे रहे थे पर एनम, कोई मैटर नहीं करता, सारी मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। बट अगर आपने पॉलिसी मार्च 2021 के बाद ली है और 2.5 लाख से ज्यादा प्रीमियम दे रहे हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स मैच्योरिटी पे अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर यूलिप्स को अब कैपिटल एसेट माना जा रहा है। इससे जो निवेशक हैं उनके रिटर्न पर क्या अब सीधा असर पड़ेगा, इसे किस तरीके से समझें, और क्या ये यूलिप को म्यूचुअल फंड जैसा बना देता है? बहुत अच्छी आपने सवाल करा। ये जो स्मार्ट इन्वेस्टर थे 2021 से पहले, वो यूलिप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते थे क्योंकि उनको लगता था कि टैक्स फ्री इनकम मिलेगी, टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलेगी और मार्केट से रिलेटेड लिंक भी, रिटर्न भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यूलिप में जो निवेश होता है, जो प्रीमियम आप जमा करते हैं, वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अलग अलग तरह के इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स में पैसा निवेश होता है। तो पहले जो स्मार्ट इन्वेस्टर थे वो यूलिप में पैसा लगाते थे और टैक्स फ्री विंडो का आराम से फायदा उठाते थे। बट हाँ, अब ये चेंज हो गया है। अब वो टैक्स फ्री विंडो केवल 2.5 लाख पर पैन रह गई है और डेफिनेटली अब ये एक तरह से म्यूचुअल फंड बन गया। जैसे म्यूचुअल फंड में भी 1 साल से बाद अगर आप पैसा निकालते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स माना जाता है और उस पे 12.5 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट करता है। तो अब एक्चुअली यूलिप म्यूचुअल फंड की तरह हो गया अगर आपका प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है। बिल्कुल, 2.5 लाख से ज़्यादा है तो म्यूचुअल फंड की तरह इसे कंसीडर जो है वो किया जाएगा। सिर्फ सरेंडर नियमों में बदलाव जो हुआ है उसके बाद यूलिप से मिलने वाले रिटर्न और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो किस तरीके से प्रभावित हुई है, कितनी प्रभावित हुई है, और क्या ये अब जल्द बाहर निकलने वाला नुकसानदेह इसे माना जा सकता है? किस तरीके से इसे देखते हैं आप? नहीं मैम, ये मैं क्लैरिफाई कर दूं। यूलिप जो प्रोडक्ट है, इसका जो बेसिक कॉन्स्ट्रक्ट है कि अगर कोई भी निवेशक अगर यूलिप में इन्वेस्ट करता है तो पहले 5 साल से पहले वो इसमें से पैसा नहीं निकाल सकता। यानी 5 साल का लॉक इन पीरियड है। 5 साल के बाद कभी भी इन्वेस्टर चाहे मार्केट वैल्यू पे एग्जिट कर सकता है और कोई उसमें चार्जेस नहीं होते। तो जो सरेंडर वैल्यू पे जो नियमों में चेंज आया है वो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में आया है, नॉट ऑन यूलिप। तो इसलिए अगर आपके पास यूलिप है और 5 साल पूरे हो चुके हैं तो आप उससे एग्जिट कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई कटौती नहीं रहेगी। हाँ, आपको कितना पैसा मिलेगा ये डिपेंड करता है मार्केट क्या है और वहाँ एनएवी क्या चल रही है फंड्स की। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप 5 साल से पहले जो है वो इसमें अगर टाइम पीरियड इसमें जो रखा गया है लॉकिंग पीरियड वो 5 साल का है और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप इससे बाहर जो है वो एग्जिट इससे कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। सर, यूलिप में बीमा और निवेश को एक साथ रखने का मॉडल कितना सही है? कैसे जो ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, दोनों में से किसी का सही फ़ायदा मिलने के आसार हैं या वो सही फ़ायदा इसका ले सकते हैं? ये देखिए, इस मुद्दे को ना बहुत डिबेटेबल है। मतलब कुछ लोग इसके फेवर में बोलते हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट बोलते हैं। बट मैं अगर इन्वेस्टर के बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, ठीक है, अगर इन्वेस्टर का गोल लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म का मतलब है वो अपने बच्चे के मैरिज के लिए पैसा इकट्ठा करना चाह रहा है, शायद वो गोल 15 से 20 साल दूर है, या अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना चाह रहा है, वो भी गोल मान लो 15, 20, 30 साल दूर है। ठीक है, ऐसा गोल जो लॉन्ग टर्म है तो उसको थोड़ा सा पैसा यूलिप में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसका सिर्फ एक ही बिहेवियरल इशू है कि मैंने महसूस किया है कि क्लाइंट यूलिप से ना जल्दी पैसा नहीं निकालता। उसको लगता है ये मैंने एक गोल के लिए लिया था तो मैं जल्दी निकालूंगा नहीं। म्यूचुअल फंड हुआ, फिक्स डिपॉजिट हुआ और जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, वहां क्या है, आदमी की जब भी जरूरत होती है तो सबसे पहला हाथ उसका ऐसे एसेट पे जाता है जो इजीली लिक्विडेट हो जाए। तो क्योंकि यूलिप एक लंबा समय का प्रोडक्ट है तो कस्टमर की डायरी में वो यूलिप से पैसा निकालना एकदम लास्ट चॉइस रहती है। तो इससे क्या है, बाय डिफॉल्ट पैसा बन जाता है। और अगर इन्वेस्टर का होराइजन 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल दूर है तो इसमें इक्विटी मार्केट का बेनिफिट भी मिलता है। इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, पिछले 10, 20, 40 साल से ग्रो कर रही है, आगे भी ग्रो करेगी, तो इसमें इन्वेस्टर का वेल्थ भी बनती है। बिल्कुल। सर, आपके अकॉर्डिंग कितना टारगेट लेकर चलें टाइम पीरियड का? नहीं देखिए, जैसे म्यूचुअल यूलिप में दोनों तरह के फंड होते हैं, इक्विटी फंड्स भी होते हैं और डेट फंड्स भी होते हैं। पर अगर हम ये मान लें कि इन्वेस्टर 5 साल का लॉक इन है, वो इक्विटी फंड में निवेश करेगा तो
कम से कम उसको मतलब 5 साल का तो उसका होराइजन होना ही चाहिए, ठीक है। बट अगर बेहतर होगा कि अगर उसका होराइजन अगर 10 साल 15 साल का है, तो इसमें पैसे बनने की मतलब घाटा घाटा की लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट की जो साइकिल है, ठीक है, अगर आप इक्विटी मार्केट की साइकिल देखें, वो 5 से 7 साल में चेंज भी होती रहती है, ठीक है। तो अगर वो कस्टमर का होराइजन 10 ईयर्स 15 ईयर्स है, लॉन्ग टर्म गोल है, तो इसमें मतलब लॉस के चांसेस कम होते हैं एंड इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल सर, लेकिन अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये कैसे तय करेंगे कि यूलिप में बने रहना है या फिर उनको एग्जिट कर जाना है, और इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल चेक पॉइंट्स भी हैं क्या सर? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। इन्वेस्टर को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको 5 साल हो गए निवेश को यूलिप में, अब पैसा विंडो एग्जिट विंडो आ गई है तो निकाल लेना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए। उसका जो चेक पॉइंट्स हैं, सबसे पहला चेक पॉइंट है, क्या अगर इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करने से पहले कोई गोल सेट किया था कि मैं इस गोल के लिए ये पैसा निकाल रहा हूँ, क्या वो गोल नज़दीक आ गया क्या, नंबर 1। नंबर 2, जिस समय आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं यूलिप से, उस वक्त इक्विटी मार्केट के हालात कैसे हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो कोरोना का पीरियड आपने देखा था, कोरोना में मार्केट 38% इंडेक्स गिर गया था बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। अब किसी का 5 साल पूरा हुआ और उस वक्त पैसा निकालता तो काफी घाटा होता, उसका 100 रुपए की जगह उसको 64 रुपए मिलते, ठीक है। तो अगर वही इन्वेस्टर अगर 1 साल रुक जाता तो वो पूरा रिकवर कर जाता, ठीक है। तो नंबर 1 चेक पॉइंट, गोल पूरा हुआ कि नहीं हुआ। नंबर 2, क्या इक्विटी मार्केट की सिनेरियो क्या है, मतलब कहीं निकालने के वक्त मार्केट डाउन तो नहीं है। तो आई थिंक ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, तो गोल पूरा होना चाहिए और मार्केट ज़रूर चेक कर लें जब आप एग्जिट करें इससे कि कहीं मार्केट डाउन तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में इसे इसकी वजह से आपको थोड़ा लॉस जो है वो झेलना पड़े। सर, यूलिप वर्सेस नॉन यूलिप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर आप देखते हैं और क्यों सर? नहीं, देखिए, ये वेल्थ क्रिएशन की डेफिनेशन ना अलग अलग इन्वेस्टर के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे यूलिप में, जैसे मैंने बताया कि इक्विटी फंड में पैसे लगते हैं, जो इक्विटी 5 साल से ऊपर के होराइजन होते हैं, तो उसमें इन्वेस्टर इक्विटी फंड लगाता है। इक्विटी फंड में अगर हम पिछले 15 साल 20 साल का रिटर्न देखें, इंडिया में इंडेक्स ने 15 से 16% रिटर्न दिया है, जो कि देखा जाए और एसेट क्लास से बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। हाईएस्ट रिटर्न इक्विटी मार्केट ने दिया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो नॉन यूलिप प्रोडक्ट हैं, जिन्हें हम ट्रेडिशनल प्रोडक्ट कहते हैं, वो खराब है। वो खराब नहीं है, वो भी बेहतर है, पर उनकी पोजीशनिंग डिफरेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आज कोई, अगर हम ट्रेडिशनल प्रोडक्ट, एक एग्जांपल है ये, अगर कोई भी हम ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें जो गारंटीड रिटर्न इंश्योरेंस कंपनी देती है वो 6% 6.5% के आसपास रहती है, ठीक है। और अगर आप ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में 5 लाख या उससे कम प्रीमियम देते हैं तो मैच्योरिटी भी सारी टैक्स फ्री है। अब आप सोचिए, आप 20 साल 30 साल का नॉन यूलिप प्रोडक्ट ले रहे हैं और कंपनी आपको 6-6.25% का रिटर्न गारंटी कर रही है 30 साल के लिए। ये आज की तारीख में बैंक भी नहीं कर रहे। बैंक में भी फिक्स डिपॉजिट की रेट 5 साल से ऊपर नहीं है। और आपको मैं फिर से अगर पीछे हिस्ट्री में ले जाऊं, 96 में मैंने कैरियर शुरू किया था, मुझे आज भी याद है एसबीआई बैंक की जो फिक्स डिपॉजिट होती थी वो 15% पे होती थी। 30 साल बाद, यानी आज 30 साल में वो 15% की एफडी आज 7% पे आ गई है। और अगले 30 साल की बात करें तो हो सकता हो हम अगर हमारी इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करती रही तो हमारे फिक्स डिपॉजिट की रेट 7 से 3.5 आ जाएंगे। तो आज एक इंश्योरेंस कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट, नॉन यूलिप प्रोडक्ट है, ट्रेडिशनल प्लान जिसे कहते हैं, जो अगले 20 साल 15 साल 30 साल के लिए एक रिटर्न को गारंटी कर रही है। ठीक, सो आई थिंक दोनों की पोजीशनिंग अलग है। यूलिप भी वेल्थ बनाती है, नॉन यूलिप भी एक तरह से अल्टरनेटिव टू फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है, उसकी बकेट अलग है। दोनों प्रोडक्ट सही है। बिल्कुल, दोनों प्रोडक्ट सही हैं सर। लेकिन यूलिप को म्यूचुअल फंड से अगर कंपेयर किया जाए तो सर ये कितना सही है? दोनों के रिटर्न स्ट्रक्चर और चार्जेस किस तरह से अलग हैं सर? बिल्कुल, देखिए, यूलिप में बहुत सारे निवेशकों का मैंने देखा है कि सैड एक्सपीरियंसेस रहा है। उसका रीज़न ये है कि यूलिप में बहुत टैक्स स्ट्रक्चर बहुत वेरिएंट है, ठीक है। पहले तो हम समझें यूलिप में कितने तरह के चार्ज होते हैं। सबसे पहला यूलिप में चार्ज होता है जिसे हम कहते हैं प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, ठीक है। ये 0 से लेके 10% तक हो सकता है, ठीक है। दूसरा चार्ज होता है मोर्टेलिटी,
क्योंकि इसमें 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स इंश्योरेंस भी रहता है। तो दूसरा चार्ज होता है आपकी मोर्टेलिटी। तीसरा होता है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। ठीक है, ये भी मतलब 0.5 से 1%, 2% तक का रेंज करता है। ये इसके अलावा होता है चौथा चार्ज, जिसे हम कहते हैं फंड मैनेजमेंट चार्ज। वो इक्विटी फंड में 1.35% रहता है और डेट फंड्स में 0.9% के अमूमन रहता है। तो इसका मतलब ये है, अगर निवेशक ने अगर कोई यूलिप चुनना है तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए वो ऐसे यूलिप का चुनाव करे जिसमें ये चार्जेस कम हो। अगर मान लीजिए पॉलिसी प्रीमियम एलोकेशन चार्ज ही अगर 8% हो, मॉर्टेलिटी 1% हो और प्रीमियम एलोकेशन 1% हो, 10% चार्ज हो गए, और अगर इक्विटी मार्केट से 12% रिटर्न आया तो नेट नेट रिटर्न तो 2% हुआ, क्योंकि 12% का रिटर्न दिया और 8% खर्चे हो गए। तो इसलिए इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए उस यूलिप को चुने जिसमें ये सारे चार्ज जीरो हो। आज से मार्केट में बहुत सारी पॉलिसीज आ गई हैं इंश्योरेंस कंपनी की जहां पर चार्ज जीरो है। अब हम म्यूचुअल फंड और यूलिप को कंपेयर करें। म्यूचुअल फंड और यूलिप को कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड में ऑन एन एवरेज जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो 1% से 2.5% तक का रहता है। ठीक है, और यूलिप में जैसे मैंने बताया 1.35% आपका इक्विटी का एक्सपेंस रेशियो रहता है, फंड मैनेजमेंट चार्ज रहता है, और मॉर्टेलिटी देख लें 1%, तो 1 + 1.35 और 2.35 हुआ। तो इसका मतलब है यूलिप और म्यूचुअल फंड, अगर हमने प्रीमियम एलोकेशन और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जीरो वाली पॉलिसी ली तो म्यूचुअल फंड और यूलिप एक्चुअली सेम प्रोडक्ट है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बल्कि यूलिप में एक एडवांटेज है कि इसमें आपको 10 टाइम्स इंश्योरेंस भी मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर विस्तार से आप यूलिप के बारे में हमें बता रहे हैं, हमारे दर्शकों को सर बता रहे हैं। लौटती हूँ मैं आपके पास और मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप अपना सवाल जो है वो कैसे पूछ सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है हमसे जुड़ने का, अपना सवाल पूछने का। और हमारा प्रोग्राम इंश्योरेंस है तो उसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो आपको लिखनी होगी INSU, और उसके बाद अपना सवाल टाइप करके आपको भेज देना है 9354027995। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए और एक्स हैंडल के जरिए भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों को हम अपने इस प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। और देखिए अमर उजाला द बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर दर्शकों के सवाल जो हैं वो आ गए हैं। उनमें से कुछ सवालों को हमने अपने इस प्रोग्राम में शामिल किया है। दिल्ली से अजय दुबे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि मेरी यूलिप पॉलिसी 2021 की है, या आगरा से है, माफ़ कीजिए, मेरी यूलिप पॉलिसी 2021 की है, क्या ये नए टैक्स नियम में आएगी सर? देखिए इसमें जानकारी थोड़ी अधूरी है। 2021 ये मार्च से पहले की है कि मार्च के बाद की है? अगर ये मार्च से पहले की है तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रीमियम कितना है, सारी मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। पॉइंट नंबर 2, अगर इन्होंने पॉलिसी मार्च 2021 के बाद ली है और अगर प्रीमियम 2.5 लाख या उससे कम है तो आज भी ये मैच्योरिटी टैक्स फ्री रहेगी। पर अगर उन्होंने मार्च 2021 के बाद ली है और 2.5 लाख से ऊपर का प्रीमियम है तो उनको मैच्योरिटी पे 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो लेकिन इसमें ये अभी फिलहाल इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि मार्च 2021 के बाद की है या पहले की है। सर भोपाल से श्वेता मिश्रा हैं, उनका सवाल है कि मेरी पॉलिसी का NAV गिर रहा है, क्या अभी बाहर निकालना सही है? नहीं, देखिए सिंपल सी बात है, इक्विटी मार्केट में या शेयर मार्केट में पैसा कब बनता है? बाई एट लो एंड सेल एट हाई। यानी कोई जो शेयर है या इंडेक्स है या मार्केट है, जब नीचे हो तो उसमें निवेश किया जाए, और जब मार्केट बढ़ चुका हो, बढ़ रहा हो, तब निकालिए तो ज़्यादा फायदा होगा। तो डेफिनेटली अगर NAV गिर रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट में कुछ इवेंट्स या कुछ कारण से अगर मार्केट रिएक्ट कर रहा है, वॉलेटाइल है, तो आपको वेट करना चाहिए। और जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर हो, ठीक है, तो आपको करना चाहिए। सेकंड, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे निवेशक क्या करते हैं, ये उनको ये कह के ये पॉलिसी, यूलिप पॉलिसी सजेस्ट की जाती है कि 5 साल का प्रोडक्ट है, 5 साल के बाद आप निकल जाइएगा। तो इन्वेस्टर के ना पहले दिन से ही दिमाग में बैठा होता है कि 5 साल का प्रोडक्ट है, मैंने निकलना है, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टर को अगर पैसे की जरूरत नहीं है, पॉलिसी टर्म 15 साल 20 साल है, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर को पैसे अगर जरूरत नहीं हो तो नहीं निकालने चाहिए। अगले 5 साल 10 साल 15 साल इंडिया के इकोनॉमी के लिए बड़े सुनहरे हैं और बहुत यहाँ से वेल्थ बनेगी।
तो इस प्रोडक्ट में भी पैसा बनेगा। बिल्कुल। और सर आपने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर आप लॉन्ग टर्म इसे सोच कर चलते हैं तो ये बेहतर जो है वो विकल्प आपका हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है। लखनऊ से विकास यादव का सवाल आया है सर, वो ये पूछ रहे हैं कि मुझे बीमा भी चाहिए और रिटर्न भी, यूलिप खरीदूं या कुछ और? नहीं, देखिए इस क्वेश्चन का भी आंसर ना अलग अलग पर्सपेक्टिव है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप यूलिप लेते हैं तो यूलिप में अमूमन आपको प्रीमियम का 10 गुना ही इंश्योरेंस मिलता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने 2.5 लाख का प्रीमियम दिया तो आपको 10 टाइम्स यानी 25 लाख तक का ही इंश्योरेंस मिलेगा। अगर आप 5 लाख का प्रीमियम देंगे तो 10 टाइम्स हुआ 50 लाख। अगर आपको इस विकास जी को अगर बड़ा इंश्योरेंस चाहिए, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ डिपेंडिंग ऑन हिज नीड, तो फिर उसका प्रीमियम यूलिप में काफी बढ़ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि नंबर 1 इनको कितना इंश्योरेंस चाहिए। अगर उनको 1 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो उनको टर्म प्लान लेना चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए यूलिप में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आई थिंक इसका आंसर कोई एक आंसर नहीं है कि क्या लूं, यूलिप लूं या टर्म लूं। आई थिंक इट इज अ फंक्शन ऑफ हिज नीड एंड रिक्वायरमेंट। बिल्कुल, नीड्स और रिक्वायरमेंट पे ये जो डिपेंड है वो करता है। सर मैं लौटती हूँ आपके पास, मैं अपनी सहयोगी के पास अब जाना चाहूँगी। दिव्या हमारे साथ जुड़ गई हैं जो ये बताएंगे आपको कि बीते सालों में यूलिप्स का प्रदर्शन आखिरकार कैसा रहा है। जी बिल्कुल अंजलि, चलिए आप सभी को बताते हैं क्योंकि यूलिप प्लान्स पर चर्चा हो रही है तो एक बार आपको रूबरू कराते हैं बीते कुछ सालों में किस तरीके का रिटर्न कह लीजिए या फिर उनकी परफॉर्मेंस कह लीजिए कैसी रही है, जो जिन लोगों ने निवेश किया हुआ है या फिर जो खरीदार हैं प्लान्स के उन्होंने ले रखा है। पॉलिसी बाजार की रिपोर्ट है, देखिए इसके मुताबिक सबसे पहले बात करते हैं एक एक करके हमने प्लान्स चूज करे हैं और अलग अलग साल में किस तरीके का रिटर्न इन्होंने दिया, इस पर बातचीत है। मैक्स लाइफ हाई ग्रोथ फंड पर सबसे पहले रोशनी डालते हैं। 3 साल में 27.64% का रिटर्न इसने दिया है, 27%, 27.5% के आसपास का रिटर्न इसका रहा। वहीं अगर 5 साल में बात करें सेम प्लान ने किस तरीके का रिटर्न दिया, 29.3% का रिटर्न तब इसने दिया अगर 5 साल की अवधि में देखा जाए तो। उसके बाद अगर सीधा 10 साल की लॉन्ग टर्म की अवधि में देखें, 10 साल देखिए थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की अवधि मानी जाती है, तो उसमें 17.8% का रिटर्न इस पर्टिकुलर फंड ने दिया। उसके अलावा टाटा AIA टॉप 200 फंड की अगर बात करी जाए 3 साल में 20.3% का रिटर्न इसने दिया है। वहीं अगर सेम प्लान को 5 साल की अवधि में देखा जाए 26.23% का रिटर्न इसने दिया। और इसके अलावा अगर 10 साल की अवधि में सेम प्लान को टाटा AIA को देखा जाए तो 20.59% का रिटर्न इसने 10 सालों में दिया है। बजाज आलियांज एक्सेलरेटर मिड कैप फंड की अगर बात करी जाए तो इसने 3 सालों में 17.95% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर सेम प्लान को 5 साल की अवधि में हम देखें 21.3% का रिटर्न इसने यहाँ पे दिया। 10 साल की अवधि में अगर सेम प्लान को देखें बजाज के तो 14.49% का रिटर्न यहाँ पर दिया है। वहीं अगर HDFC स्टैंडर्ड अपॉर्चुनिटीज फंड को देखा जाए 3 साल में 19% के आसपास का रिटर्न इसने दिया। अगर 5 साल में देखा जाए 22.15% का रिटर्न 5 साल में दिया। और अगर 10 साल में सेम प्लान को देखा जाए HDFC के तो इसने 14.76% का रिटर्न यहाँ पर दिया है। और आखिर में देखिए सबसे बिरला सन लाइफ मल्टीप्लायर की बात हो रही है, 3 साल में 19.61% का रिटर्न, सेम प्लान में 5 साल में 23.62% का रिटर्न और 10 साल में इसी सेम प्लान ने 15.82% का रिटर्न यहाँ पर दिया है। देखिए जो मेरा ऑब्जर्वेशन है 5 साल की जो अवधि है उसमें सबसे शानदार आपको रिटर्न नजर आ रहे हैं। 5 साल में सबसे शानदार रिटर्न दिए हैं। पॉलिसी बाजार की रिपोर्ट के मुताबिक ये डेटा हम आपके लिए लेकर आए थे। यूलिप प्लान्स का प्रदर्शन ऐसा रहा। बहुत शुक्रिया दिव्या, और बहुत ही विस्तार से आपने और बहुत ही अच्छे से ये एक्सप्लेन कर दिया कि बीते कुछ सालों में यूलिप्स का जो प्रदर्शन है वो कैसा रहा है और 3 साल से लेकर 10 साल तक का जो रिटर्न है वो कैसा रहा। एक बार फिर से मैं सर के पास लौटना चाहूँगी। सर अभी दिव्या ने जो डेटा हमारे साथ साझा किया है, अब उसको कंसीडर करते हुए यूलिप ने बीते 3 से 5 साल में किसी भी म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न दिया है, अच्छा खासा प्रदर्शन जो है वो रहा है। अब ऐसे में सर ये जो न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस आई हैं, जो पॉलिसी आई है, उसके बाद यूलिप में निवेश के लिए आप क्या सलाह हमारे दर्शकों को देंगे? नहीं देखिए बहुत ही अच्छा ये डेटा दिया आपने और इस डेटा को मैं एक और सिंपल लफ्जों में समझाना चाहूंगा जी। कि अगर किसी फंड ने अगर 10 साल में 15% रिटर्न दिया
तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पैसे कितने बढ़े। ठीक है, एक नियम है इन्वेस्टमेंट में जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ 72। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 72 के फॉर एग्जांपल अगर आने वाले पिछले 10 साल में 18% रिटर्न दिया, तो यानी 72 डिवाइड बाई 18 करें तो इसका मतलब है कि आपको हर मतलब अप्रोक्सीमेटली 3.5 साल में पैसे आपके डबल हो रहे हैं, रूल ऑफ 72 कहता है। ठीक है, तो अगर 15% से ग्रो करता है तो हर 5 साल में पैसा डबल होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर किसी फंड ने 15% रिटर्न दिया 10 साल में, तो आज का आपका 10 साल पहले का 1 लाख रुपए आज 4 गुना हो गया, यानी 4 लाख रुपए बन गए। और अगर आपका पैसा अगर 18% से बढ़ता है तो 10.5 साल में 1 लाख के 8 लाख बनते हैं, यानी 8 टाइम्स हो जाता है। तो इसका मतलब है इस तरह की वेल्थ अगर आप देखें तो दूसरे एसेट क्लास में इक्विटी क्लास में ही बनती है, दूसरे एसेट क्लास में नहीं बनती है, चाहे वो गोल्ड हो, रियल स्टेट हो, और उसके और सारे रिस्क होते हैं। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर को ऐसे लाइफ के जो गोल हैं जो लॉन्ग टर्म है, उनको वो पैसा वो अगर यूलिप में लगाएं तो मुझे लगता है उनको आसानी रहेगी कि वो अपने गोल के पास पहुंच सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया म्यूचुअल फंड भी उतना ही रिटर्न देते हैं, सेम रिटर्न, बट म्यूचुअल फंड का ना उसका रिडम्पशन का बटन क्लिक ऑफ सेकंड में है, पैसे की जरूरत पड़ी, बटन दबाया, पैसे आ गए। यूलिप में ऐसे नहीं पैसे आते, वहां आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग है। तो इन्वेस्टर क्या है, उसको लास्ट रिजॉर्ट निकालने को करता है कि भाई इसको सबसे लास्ट में कंसीडर करेंगे निकालने के लिए। तो बाय डिफॉल्ट यूलिप में पैसे बनते हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म निवेश है, डिफरेंट गोल्स हैं लाइफ में, आप उसको यूलिप से लिंक करके आप उसमें पैसा आप क्रिएट कर सकते हैं, वेल्थ। बिल्कुल बिल्कुल सर, कई कंपनियां ऐसी हैं जो नॉन यूलिप प्रोडक्ट्स पर फोकस करती हैं। सर वो क्यों ऐसा कर रही हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है, और क्या इसका मतलब ये है कि यूलिप सब इंश्योरेंस कंपनियों की जो प्राथमिकता है, जो प्रायोरिटी है, वो नहीं है? नहीं, ये देखिए क्या है कि हमने ये जो बात कही, इक्विटी मार्केट की बात करी, इंडिया इकोनॉमिक की बात करी, ये परफॉर्मेंस की बात करी, ठीक है, मुझे लगता है ये अवेयरनेस ना इंडिया में अभी बड़ी कम है। ठीक है, आज भी हम देखें, हम 140 करोड़ की जनता है, फिर भी एक हैंडफुल लोगों ने ही म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेशन है। ठीक है, अगर हम टॉप के 15 शहर को छोड़ दें तो छोटे छोटे शहरों में तो लोगों को मालूम ही नहीं है कि इक्विटी या शेयर मार्केट जैसी कोई चीज होती है, उन्हें लगता है ये तो जुआ है। ठीक है, इट इज नॉट अ साइंटिफिक वे टू मेक मनी। सो बिकॉज ऑफ अवेयरनेस कम है। ठीक है, अच्छा, दूसरा अगर हम देखें पिछले 50 साल में, 30-60 साल में लोगों को LIC पता है। बिल्कुल, ठीक है, आज भी मैं देखता हूँ छोटे छोटे शहरों में जब घर में कोई बेबी होता है तो सबसे पहले ये आवाज आती है, भाई एक पॉलिसी ले लो बच्चे के नाम। ठीक है, सो व्हाट आई मीन टू से इज इंश्योरेंस जो नॉन यूलिप प्रोडक्ट है, यानी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, वो सिंपल टू अंडरस्टैंड है, वो उसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है, वो वॉलेटिलिटी को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, कि मार्केट ऊपर हो चाहे नीचे हो। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी के कोई उसमें इंपैक्ट नहीं पड़ता, प्रोडक्ट सिंपल टू अंडरस्टैंड है, और जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनको एक ट्रस्ट होता है कि ठीक है चलो ये इंश्योरेंस है, ठीक है, ये पैसा डूबेगा नहीं। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट वो इंश्योरेंस कंपनी का फोकस ज्यादा रहता है फ्रॉम प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा इसमें क्या है कि जो रेवेन्यू है फॉर एडवाइजर नॉन यूलिप प्रोडक्ट में ज्यादा होता है, तो ये भी एक चार्म होता है इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि इसमें इंसेंटिव ज्यादा है तो ये मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी की जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स है उसमें ये एक बड़ा पार्ट प्ले करता है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कितना ट्रेडिशनल प्लान मैनेज करती है। ठीक है, तो उससे कंपनी की वैल्यूएशन, ठीक है, ज्यादा बेटर डिराइव होती है। तो ये इन 2-3 कारणों के कारण थोड़ा इंश्योरेंस कंपनी का फोकस ट्रेडिशनल प्रोडक्ट पे ज्यादा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, और सर सही कहा आपने, क्योंकि कई बार लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी सिर्फ जो रूरल एरियाज में सिर्फ जो बीमा है बच्चे का वो करवा लेते हैं, उनको यूलिप के बारे में पता ही नहीं होता है। सर, यूलिप में प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस हो गए या फिर फंड मैनेजमेंट चार्जेस हो गए, एडमिन चार्जेस हो गए, सर इनका रिटर्न पर किस तरीके से इफेक्ट होता है? डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था, अगर प्रीमियम एलोकेशन चार्ज मान लीजिए 8% है, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज अगर 2% है, ठीक है, और 1.35 इक्विटी में फंड मैनेजमेंट चार्ज है,
तो अगर मान लो 10 से 11% अगर चार्ज ही हो गया, आप 100 रुपए में आप इक्विटी मार्केट से ऑन एन एवरेज सबको ये अंदेशा होता है कि 12 से 15% रिटर्न बनेगा। अगर 12% रिटर्न बनेगा और 10-11% चार्ज लग गए तो मतलब आपकी वेल्थ नहीं बनेगी, ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। इट इज लाइक इन्फ्लेशन। तो इसीलिए मैंने बताया कि निवेशकों को यूलिप चूज करने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे प्रोडक्ट चुने जिसमें प्रीमियम एलोकेशन चार्ज 0 हो, ठीक है, जिसमें पॉलिसी एडमिशन चार्ज भी कम हो। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज और जो मोर्टेलिटी चार्ज है और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज है, बहुत सारी यूलिप ऐसा प्रावधान रखती हैं कि अगर कस्टमर 10 साल 15 साल रहता है तो रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी या फंड बूस्टर के नाम पे ये चार्ज को भी 0 कर देती है। ठीक है? तो इन्वेस्टर को देखना चाहिए, नंबर 1 प्रीमियम एलोकेशन चार्ज पॉलिसी का कितना है, नंबर 2 क्या रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी ऑप्शन है उस पॉलिसी में, नंबर 3 क्या पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो हैं क्या वो फंड बूस्टर की तरह, लॉयल्टी बोनस की तरह आने वाले 5-10 साल में रिटर्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर ये हो रहे हैं तो ये आपके रिटर्न को अफेक्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, क्या टर्म प्लान या इन्वेस्टमेंट को अलग रखना ज्यादा समझदारी वाला कदम है इस समय? बिल्कुल बिल्कुल समझदारी वाला कदम है। टर्म प्लान और ये 2 अलग अलग फैक्टर हैं, इसको हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि टर्म प्लान का जो पहले हम समझे टर्म प्लान का बेसिक पर्पस क्या है। टर्म प्लान का पर्पस ये है कि अगर आप फैमिली में सैलरी अर्नर हो या ब्रेड अर्नर हो या आप इनकम अर्नर हो तो आप भगवान ना करे अगर आप ना रहो तो आपके एब्सेंस में फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए आपको इंश्योरेंस टर्म प्लान लेना चाहिए, इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब मान लो आपकी सैलरी जनरली ये थंब रूल होता है कि आपके 20 टाइम्स ऑफ द सैलरी का आपका इंश्योरेंस टर्म प्लान होना चाहिए, ठीक है। अब ये एक फंक्शन है। अब आप ये नहीं कह सकते कि अब जैसे यूलिप है, यूलिप में मैंने बताया केवल 10 टाइम्स ही मिलता है, उसमें इंश्योरेंस कवरेज कम होती है, वो इन्वेस्टमेंट प्लान है, ठीक है। तो इसको क्लब नहीं करना चाहिए। अगर आपको सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली फाइनेंशियल चाहिए तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी इनकम कितनी है, उसका 20 टाइम्स आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, और उसके लिए आपको लो कॉस्ट अगर इंश्योरेंस देखना है तो वो आपको टर्म प्लान ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन कुछ दर्शकों के जो सवाल हैं वो हमारे पास आ गए हैं और उन सवालों को हम शामिल कर लेते हैं। जयपुर से रेणुका राजावत का सवाल आया है सर, उनका पूछना है कि क्या यूलिप में स्विचिंग ऑप्शन से नुकसान कम किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। स्विचिंग पहले समझें होता क्या है। जैसे मैंने बताया कि यूलिप में डेट फंड्स भी होते हैं और इक्विटी फंड्स भी होते हैं, ठीक है। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो मार्केट के मूवमेंट को देखते हुए डेट से इक्विटी या इक्विटी से डेट स्विच करते हैं, इसे हम कहते हैं स्विचिंग ऑप्शन, ठीक है। तो अब इसका फायदा क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर कोरोना का समय आया, ठीक है, वैसे तो ये कभी भी ये एंटिसिपेट करना मुश्किल है कि मार्केट कब गिरेगा कब बढ़ेगा, बट मान लीजिए कभी गिरा मार्केट, ठीक है, और उससे पहले आप क्या है डेट से इक्विटी से डेट शिफ्ट कर सकते हैं, तो आप अपने पैसे को कंजर्व कर सकते हैं। दूसरा, अब मार्केट गिर गया तो आप फिर डेट से इक्विटी में करो, क्योंकि जैसे मैंने बताया बाई एट लो सेल एट हाई, ठीक है। तो अगर मार्केट नीचे लगता है आपको और बढ़ने वाला है तो आपको डेट से इक्विटी में शिफ्ट करना चाहिए। तो स्विचिंग एक ऐसा प्रावधान है जो कि आप एसेट एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में चेंज कर सकते हैं। हाँ, ये एक बड़ा टिपिकल डिसीजन होता है, डिफिकल्ट डिसीजन होता है, इसमें रिसर्च एनालिसिस चाहिए। तो अगर इन्वेस्टर के पास इतनी नॉलेज है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो एक कोई ट्रस्टेड एडवाइजर की सलाह लें कि कब इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ाएं, कब इक्विटी का एक्सपोजर घटाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब आप अपने गोल के पास आ रहे होते हो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। अगर आपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए आपने यूलिप में इन्वेस्ट किया है फॉर एग्जाम्पल, तो कम से कम 2 से 3 साल पहले ही धीरे धीरे पैसे को इक्विटी से डेट में कंजर्व करना शुरू करिए, क्योंकि भगवान ना करे आने वाले 2 साल में जब आपका गोल पास हो, अगर मार्केट डाउन हो, तो आप ये नहीं कह सकते बच्चे को कि भाई इंजीनियरिंग अगले साल कर लेना, इस बार तो मार्केट डाउन है, ठीक है। योर गोल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सो इन सच ए केस स्विचिंग एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको कैपिटल कंजर्वेशन में भी एक सहूलियत देता है। बिल्कुल, लेकिन सर अगर किसी ने टैक्स बेनिफिट के चक्कर में यूलिप लिया था तो अब उसके लिए क्या सबसे अच्छा ऑप्शन है कंटिन्यू करना, स्विच करना या सरेंडर कर देना?
मेरे ख्याल से कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, अगर आपने टैक्स बेनिफिट के लिए भी अगर लिया है तो अच्छी बात है, बट उसके अलावा भी ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसमें आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे, तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन सर, अगर कोई यूलिप को बीच में छोड़ने का प्लान बना रहा है, क्या लॉन्ग टर्म उसे नुकसान हो सकता है? नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि यूलिप एक मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट है, तो आपका जो मैच्योरिटी है वो कोई उस पर चार्जेस नहीं लगते। फंड की जितनी नेट एसेट वैल्यू होगी, जिस दिन आप रिडम्पशन करेंगे, जिस दिन आप पैसा मैच्योर करेंगे, जो भी वैल्यू होगी, आपको उस वैल्यू के हिसाब से पैसा आपको आपका अकाउंट में आ जाएगा। तो कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल, इसका कोई नुकसान नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, विस्तार से आपने और बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करके आपने यूलिप के बारे में बता दिया, और जो हमारे दर्शकों के जो सवाल आए थे उनकी कन्फ्यूजन भी आपने दूर की है। बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो यूलिप्स कभी दो फायदे एक जगह का मॉडल माने जाते थे, लेकिन नए टैक्स नियमों और कंपनियों की रणनीति ने तस्वीर बदल दी है। बीमा और निवेश दोनों जरूरी हैं, लेकिन दोनों को एक ही प्रोडक्ट में बांध देना हर बार फायदेमंद नहीं होता। अपनी जरूरत, जोखिम सहनशीलता और लक्ष्य को ध्यान में रखकर फैसला लें। बीमा हो तो ऐसा में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और बीमा से जुड़े सच और सलाह के साथ। तब तक याद रखिए, बीमा हो तो ऐसा जो सही वक्त पर आपके काम आए।